गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट लेक्चर में आपको पता ही है हमने बहुत से क्वेश्चंस पढ़े थे। कॉची इंटीग्रल हमने ख़त्म करके दिया था, एक थ्योरम भी पढ़ा था उसके बाद। और आज का जो टॉपिक है, जो लेक्चर्स हम कंटिन्यू करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर से आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज जो मैं थ्योरम आपको पढ़ाऊँगा, ये फर्स्ट थ्योरम तो मैंने यहाँ पर लिखा है जो मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने ही वाला हूँ। इसके बाद और मैं 2 थ्योरम लेने वाला हूँ, एबल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट करके। वो 2 थ्योरम, उसके ऊपर का एक क्वेश्चंस और एक और क्वेश्चंस, यानी टोटल मेरे यहाँ पर 3 थ्योरम्स और 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए हैं, वो मैं आज कंटिन्यू करके आपको दूंगा। तो ये थ्री थ्योरम्स और 2 क्वेश्चंस में से हमका एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चंस तो आएगा ही फॉर 5 मार्क्स के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर कुछ डाउट है तो मुझे ज़रूर आप पूछिए। तो देखो, मैंने यहाँ पर थ्योरम लिखा है। थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, सबसे पहले जो इफ़ an ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी उन्होंने हमें एक सीक्वेंस दिया है an जो सीक्वेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन नेगेटिव तो है ही, साथ ही वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद उन्होंने दिया है bn इज अनदर सीक्वेंस एंड bn इज बाउंडेड। तो कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है? जब उसकी सुप्रीमम और इन्फिमम वैल्यूज एग्जिस्ट होती है। तो यहाँ कर क्या दिया है उन्होंने, bn अगर हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है, इसका मतलब मॉड ऑफ bn लेस देन इक्वल टू k और लेस देन इक्वल टू m रहेगा ही। इसका मतलब bn लेस देन इक्वल टू m एंड माइनस bn लेस देन इक्वल टू m। इसका मतलब bn ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस m, तो माइनस m लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, ये होगा। तो bn अगर बाउंडेड है तो ये सब कुछ होगा, यानी GLB और LUB एग्जिस्ट होगा। तो उन्होंने बोला है देन द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn इन ब्रैकेट an माइनस an प्लस 1 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ अगर हमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस बतानी है जो गिवन पार्ट है उसके बेसिस पर, तो सबसे पहले मुझे इसके मॉड के बारे में देखना पड़ेगा। अगर इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट आता है तो जो गिवन सीरीज़ है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, यानी हमें इसका मॉड के बारे में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। हियर an ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड सीक्वेंस bn इज बाउंडेड सीक्वेंस, इतना लिखा। अब सीक्वेंस bn अगर बाउंडेड है तो देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट m ग्रेटर देन 0 सच दैट bn मॉड ऑफ bn लेस देन इक्वल टू m, मैंने यहाँ पर बताया है आपको, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बात तो क्लियर हो गई। अभी हमें क्या करना है, ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस बताना है। तो ये सीरीज़ को मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस बताना है आपको तो इसका मॉड आपको कंसिडर करके कन्वर्जेंस बताना पड़ेगा। तो मैं इसका मॉड लेता हूँ। तो मैंने कंसिडर किया मॉड ऑफ बी के ए के माइनस ए के प्लस 1 वेयर के इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पर फाइनाइट लिया, फिर बाद में तो रहेगा ही, यहाँ पर फाइनाइट लिया मैंने बात। तो k इज इक्वल टू 1 टू n समेशन बी के इन ब्रैकेट ए के माइनस ए के प्लस 1, दोनों को मॉड सेपरेट करूंगा तो मॉड ऑफ बी के और मॉड ऑफ ए के माइनस ए के प्लस 1 पॉजिटिव टर्म्स है, तो मैंने मॉड यहाँ पर लिखा नहीं, ए के माइनस ए के प्लस 1। इसका रीज़न, क्योंकि जो an है ये an मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या रहेगा, an ग्रेटर देन an प्लस 1 रहेगा। अब an ग्रेटर देन an प्लस 1 है, इसका मतलब मॉड में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू का मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है करके यहाँ पर मैंने मॉड अप्लाई किया नहीं। ये बात तो हो गई क्लियर। अभी फिर मॉड ऑफ बी के इज लेस देन इक्वल टू m, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू मैंने m लिखा, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n ए के माइनस ए के प्लस 1। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, k की वैल्यूज वेरीज करूँगा। तो k इक्वल टू 1 अगर मैं रखूँ तो ये आएगा a1, फिर k इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 1 2, यानी a1 माइनस a2, फिर a2 माइनस a3, फिर a3 माइनस a4, ये चलते जाएगा। तो अगर मैं k की वैल्यूज n यहाँ पर रखता हूँ तो an माइनस an प्लस 1। अब यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट टर्म है वो है a1
और सबसे लास्ट वाली जो टर्म है वो है an+1। तो ये दो टर्म्स छोड़ के फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के पहले कोई टर्म्स आएगी नहीं और लास्ट टर्म के बाद में कोई टर्म्स आएगी नहीं, तो ये टर्म्स कैंसिल करने के लिए कोई भी टर्म्स हमारे पास बचेगी नहीं। इसका मतलब a1 और an+1 ये रिमेनिंग टर्म्स बच जाएगी और बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। यानी हमें मिलेगा m टाइम्स a1 माइनस an+1। यहाँ पर an+1 को मैं निगलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आएगा m टाइम्स a1। अब m टाइम्स a1 अगर मैं लूँ तो ये m जो है ये है सुप्रीमम वैल्यूज़। m क्या है? सुप्रीमम वैल्यूज़। क्लियर हो रहा है? m यहाँ पर क्या है? सुप्रीमम वैल्यूज़ है। तो m अगर सुप्रीमम वैल्यूज़ है तो ये सीरीज़ का सम कहाँ पर जा रहा? सुप्रीमम वैल्यूज़ की तरफ। सीरीज़ का सम कहाँ पर जा रहा? सुप्रीमम वैल्यू की तरफ। अगर सीरीज़ का सम सुप्रीमम वैल्यूज़ की तरफ जा रहा है, इन्हें इसके ऊपर जो सीक्वेंस मैं डिफाइन करूँगा वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव रहेगा। जिसकी सुप्रीमम वैल्यू एग्जिस्ट होती है, सीक्वेंस क्या होता है? बाउंडेड अबव। तो ये सीरीज जो है ये सीरीज़ का सम कहाँ पर जा रहा? सुप्रीमम की तरफ। यानी इस पे जो सीक्वेंस हम डिफाइन करेंगे क्या रहेगा? बाउंडेड अबव। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज, ये मैंने लिया इज बाउंडेड अबव। ये बात तो हो गई। अब बाउंडेड अबव इसका मतलब, और यहाँ पर बाउंडेड अबव भी है, सम भी हमें मिल गई है, तो इसका मतलब क्या रहेगा? द सीरीज समेशन bn इन ब्रैकेट an माइनस an+1 ये कन्वर्जेंट रहेगी। क्योंकि ये देखो इसका मॉड जो है हमें मिल गया, सम इसकी हमें एग्जिस्ट हो गई। सम अगर हमें मिल गई तो इसका मतलब जो सीरीज़ है ये सीरीज़ क्या रहेगी? कन्वर्जेंट। ये सीरीज़ कौन सी है? विथ मॉड। और अगर किसी सीरीज़ का मॉड कन्वर्जेंट होता है तो जो गिवन सीरीज़ है ये क्या होती है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये थ्योरम था, बहुत ही ईजी थ्योरम था, कंसेप्चुअल था बट ईजी था। तो ये थ्योरम हमने ख़त्म किया। नेक्स्ट थ्योरम भी आपको मैं बताता हूँ इसी के ऊपर का। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है मेरे पास ये वाला, जिसे एबल टेस्ट बोला जाता है। बहुत ही इजी थ्योरम है, थोड़ा कंसंट्रेशन से आप इसको समझने की कोशिश करो। पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको, एक एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले एबल टेस्ट का स्टेटमेंट आप देख लो। एबल टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है कि अगर an ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बी एनी सीक्वेंस और सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो अगर मैं इसको थोड़ा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो देखो, कोई सीक्वेंस अगर नॉन नेगेटिव है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब जो सीक्वेंस रहता है वो सीक्वेंस कन्वर्ज होता है GLB पर। सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो वो कन्वर्ज कहाँ पर होगा? GLB पर, यानी इन्फिमम वैल्यूज़ पर कन्वर्ज होगा, यानी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो रहेगा। और उनके बाद उन्होंने बोला है कि इफ़ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn इज कन्वर्जेंट, यानी हमें सीरीज bn कन्वर्जेंट दी है, यहाँ पर सीक्वेंस नहीं है, सीरीज bn कन्वर्जेंट है। देन हमें शो करना है सीरीज an bn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो अभी तक हमने सीरीज पूरा का पूरा यूनिट पढ़ा है। तो अगर कोई सीरीज अगर आपको कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट्स बतानी है तो सबसे पहले हम उसके ऊपर एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। तो इसके ऊपर हमें कुछ सीक्वेंस डिफाइन करने पड़ेगा, मान लो Tn, और वो Tn का लिमिट हमें एग्जिस्ट करके बताना पड़ेगा। तो अगर वो Tn का लिमिट मैंने एग्जिस्ट करके बताया और अगर वो फाइनाइट आ गया तो हम बोल सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an bn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, ये बात हो गई। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जो गिवन पार्ट है, इफ an ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 and बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड समेशन bn इज कन्वर्जेंट। तो अगर यहाँ पर समेशन bn ये कन्वर्जेंट है तो इसके ऊपर जो सीक्वेंस हम डिफाइन करेंगे वो भी कन्वर्ज रहेगा ही, ऑब्वियस है। तो मैंने इसके ऊपर एक सीक्वेंस लिया, तो मैंने Sn लिया। तो Sn क्या रहेगा? b1 प्लस b2 प्लस b3 अप टू सो ऑन bn। जैसे हम लिखते हैं ना, S1 इज इक्वल टू b1, S2 इज इक्वल टू b1 प्लस b2, S3 इज इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस b3, इनडायरेक्टली Sn इज इक्वल टू फिर ये आएगा। ठीक है, बी द nth पार्शियल सम ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज समेशन an, और ये जो सीक्वेंस Sn है ये कन्वर्जेंट रहेगा क्योंकि समेशन bn कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये बात हो गई। आगे बढ़ो। यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको बोला है जो सीक्वेंस हमारे पास an है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो ये कन्वर्ज होगा इन्फिमम वैल्यूज पर।
अगर ये इन्फिमम वैल्यूज पर कन्वर्ज होगा तो जो सीक्वेंस an है, ये सीक्वेंस an बाउंडेड बिलो रहेगा। क्लियर है? an मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस था, तो ये कन्वर्ज होगा इन्फिमम वैल्यू की तरफ। अगर कन्वर्ज हो रहा है इन्फिमम वैल्यू की तरफ, इसका मतलब जो सीक्वेंस an है वो बाउंडेड बिलो रहेगा। अब बाउंडेड बिलो के बाद जो हमने इसके पहले का जो थ्योरम पढ़ा था वो थ्योरम मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। तो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस एन इन ब्रैकेट ए एन माइनस ए एन प्लस 1 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इसके पहले का थ्योरम मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, हालांकि वहाँ पर बी एन था तो मैंने यहाँ पर एस एन लिया। तो एस एन इन ब्रैकेट ए एन माइनस ए एन प्लस 1 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, थ्योरम शो करने से पहले हमें करना क्या है वो देखना पड़ेगा ही। हमें समेशन ए एन बी एन को कन्वर्जेंट बताना है। तो समेशन ए एन बी एन कन्वर्जेंट कब रहेगा? जब हम उस पर कोई सीक्वेंस लेंगे और वो सीक्वेंस को कन्वर्जेंस बता देंगे। ठीक है, तो इस पर सीक्वेंस लेना अभी बाकी है मेरा, मैं लूँगा अभी आगे। तो देखो, अगर समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस एन इन ब्रैकेट ए एन माइनस ए एन प्लस 1 एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो इसका लिमिट तो एग्जिस्ट हो गई। और अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, कन्वर्जेंट की बात है, एब्सोल्यूट छोड़ो, कन्वर्जेंट है तो लिमिट एग्जिस्ट होगा, तो मैंने कैपिटल एल ले लिया। यानी इसका जो सम है वो सम का कितना आता है? अभी कैपिटल एल के बराबर आता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि ये एस एन तो कन्वर्जेंट रहेगा ही, लिमिट ऑफ एस एन। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमने इसका सीरीज़ का जो ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ का सम हमने L बता दिया। इसका मतलब यहाँ पर एस एन और ए एन जब तक कन्वर्जेंट ना हो, ये सीरीज़ का सम तो मिलने वाला है नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पर एस एन और ए एन ये दोनों का भी लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। तो अगर किसी सीक्वेंस का सेपरेटली लिमिट एग्जिस्ट होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन, सीक्वेंस का मल्टीप्लिकेशन का लिमिट भी एग्जिस्ट होता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो 1/n इन ब्रैकेट n प्लस 1, तो यहाँ पर 1/n और 1/n प्लस 1 दोनों का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मतलब इसका लिमिट तो एग्जिस्ट हो गई। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा, लिमिट ए एन एस एन इज ऑल्सो एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। लिमिट लिखो या फिर सम लिखो। सम ऑफ ए एन एस एन इज ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, और फिर लिमिट ही लिखते हैं। चलो ठीक है, ये बात हो गई। अभी हम सीक्वेंस डिफाइन करेंगे ए एन बी एन पर। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर लिया टी एन बी एन सीक्वेंस डिफाइन ऑन दीज सीरीज। सो टी एन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 टू एन ए के इंटू बी के इज इक्वल टू nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन बी एन। यानी मैंने ये जो सीक्वेंस था, सॉरी ये जो सीरीज थी ए एन बी एन, उस पर मैंने एक सीक्वेंस डिफाइन किया टी एन। अगर आप कोई भी मेथड से ये टी एन का लिमिट एग्जिस्ट करके बता दो और वो टी एन का लिमिट अगर आप फाइनाइट बता दो, तो ये जो सीरीज है ए एन बी एन ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो वही हमें करना है, कन्वर्जेंस शो करना है। तो मैं इसका लिमिट की बात करूँगा अभी। तो देखो मैंने यहाँ पर टी एन यहाँ पर क्या आएगा? A1 B1, यहाँ पर देखो, फिर A2 B2, A3 B3, AN BN आएगा। क्लियर है? यहाँ पर Tn कितना आएगा? K इज इक्वल टू 1 पुट करो, K इज इक्वल टू 2, K इज इक्वल टू 3। अभी यहाँ से ये कैसे आया ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे कि ये क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है अभी हमको। यहाँ पर हमने लिखा है एस एन इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू प्लस अप टू सो ऑन बी एन। ठीक है, तो ये तो स्टेप आपको पता चल गई कैसे आई। तो नीचे की स्टेप देखो, सॉरी ये स्टेप आपको पता है, ये स्टेप के बारे में मुझे बताना है। तो देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर S1 निकालूँ तो वो आएगा B1, S2 अगर निकालूँ तो ये आएगा B1 प्लस B2, यानी S2 माइनस B1 इज इक्वल टू B2 मिलेगा। इसका मतलब S2 B1 कितना था? S1, तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू B2 मिलेगा। तो ये सेम बात हमने यहाँ पर की है। A1 एज इट इज़ B1 तो हमने S1 वहाँ पर भी लिखा है। फिर A2 एज इट इज़ B2 अगर आप यहाँ से देखो तो मैंने S2 माइनस S1 तो यहाँ पर मैंने पुट किया। बाकी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। फिर A3 B3 की वैल्यूज़ आएगी S3 माइनस S2, फिर अप टू सो ऑन AN एज इट इज़ BN की वैल्यूज़ यहाँ से कलेक्ट करो, SN माइनस SN प्लस 9।
एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो यहाँ पर ये टर्म्स और ये टर्म्स, इसमें से S1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे आएगा A1 माइनस A2 इंटू S1। फिर S2 अगर मैं ले लूँ कॉमन यहाँ से, A2 S2 से S2 कॉमन लूँ तो मुझे आएगा A2 माइनस A3 अप टू सो ऑन Sn माइनस वन इन ब्रैकेट An माइनस वन माइनस An प्लस Sn An। तो ये इनडायरेक्टली मैंने लिखा यहाँ पर, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ सम की लैंग्वेज में लिखूँगा यहाँ तक। तो ये मैंने लिखा समेशन के इज इक्वल टू 1 टू n माइनस वन एस के इन ब्रैकेट ए के माइनस ए के प्लस वन, और ये एस एन प्लस ए एन को एज इट इज़ लिखा। दोनों साइड से हम लिमिट ले लेंगे क्योंकि हमें लिमिट की बात करनी है, लिमिट ऑफ टी एन निकालना है। तो मैंने लिमिट ऑफ टी एन इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ लिखा, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ इन्फिनिटी की लैंग्वेज में लिखूंगा, यानी सीरीज तो इन्फिनिटी ही पढ़ रहे हैं हम। तो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस एन इन ब्रैकेट ए एन माइनस ए एन प्लस वन, और इसका लिमिट। अब इसका लिमिट अगर आप देखो तो हमने बताया है कि इसका लिमिट तो एग्जिस्ट होगा और वो फाइनाइट भी रहेगा, यानी इसका जो लिमिट है, लिमिट ऑफ एस एन ए एन, ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। अगर ये वैल्यूज फाइनाइट है और इसका जो एल है ये तो हमने ऑलरेडी लिखा है वहाँ पर देखो एल, तो ये भी वैल्यूज फाइनाइट है। इसका मतलब लिमिट ऑफ टी एन क्या मिलेगा हमें, एग्जिस्ट भी होगा और फाइनाइट भी मिलेगा। तो टी एन का लिमिट हमें फाइनाइट भी मिल रहा और एग्जिस्ट भी हो रहा है, इसका मतलब जो सीरीज़ है ए एन बी एन ये कन्वर्जेंट रहेगी, क्योंकि सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट दिखानी है तो उसके जो सीक्वेंस हम डिफाइन करते हैं टी एन, वो कन्वर्जेंस बताना पड़ता है, और वही हमने यहाँ पर किया। तो बहुत ही इजी थ्योरम था, बस थोड़ा लॉन्ग था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये थ्योरम कैसे हमें शो करना है। तो बस अगर आप एक दो बार इसको लिख के अच्छे से लिखेंगे तो और अच्छे से ये प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है ड्रिकले थ्योरम करके, वो और ये थ्योरम मैक्सिमम सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा।